नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में आप सभी का स्वागत है। अगर आप अंडमान घूमने का विचार कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि यहाँ की फेमस टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन सी हैं, तो आज हम आपको लेकर चलेंगे अंडमान की कुछ बेहतरीन खूबसूरत और एडवेंचरस प्लेसेस की ओर, जो कि है बारातांग आइलैंड, रॉस आइलैंड और नॉर्थ बे आइलैंड, जिन्हें हम अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, जिससे कि आपको ऐसा अनुभव होगा कि आप हमारे साथ अंडमान घूम रहे हैं। और इसी के साथ हम आपको जानकारी देंगे कि कैसे आप अंडमान एंड निकोबार के लिए अपना टूर प्लान बना सकते हैं, कितने दिनों की आपको आवश्यकता होगी, कितना बजट आपका लगेगा। ये सारी छोटी बड़ी जानकारी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं अंडमान के इन खूबसूरत प्लेसेस को। इस टूर के दौरान हमारा सीक्वल कुछ इस प्रकार होगा कि सबसे पहले हम चलेंगे बारातांग आइलैंड को एक्सप्लोर करने, जो कि लाइमस्टोन केव्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें मैनग्रोव के घने जंगल से गुजरना होता है। इसी के साथ बारातांग आइलैंड में कई सारे मड वॉल्केनोज भी हैं, जिन्हें भी हम एक्सप्लोर करेंगे। और फिर बारातांग आइलैंड के बाद हम चलेंगे रॉस आइलैंड और नॉर्थ बे आइलैंड के लिए, जो भी बहुत इंटरेस्टिंग द्वीप हैं। अंडमान के इन सभी स्थानों को घूमने के लिए हमने एक टूर पैकेज बुक किया है वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ। अब ये ट्रैवल पैकेज हमें कितने का पड़ा, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ये सारी जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए शुरुआत करते हैं बारातांग आइलैंड के साथ। हमारी इस ट्रिप की शुरुआत होती है पोर्ट ब्लेयर से, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का कैपिटल है। अभी बजे हैं रात के 3:30 और हम निकल चुके हैं बारातांग आइलैंड के लिए। हमने ये समय क्यों चूज़ किया, इसके बारे में मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। पोर्ट ब्लेयर से बारातांग आइलैंड का डिस्टेंस है लगभग 100 किलोमीटर्स का। और सबसे पहले हमें पहुंचना होता है जिरका टांग चेक पोस्ट पर। बारातांग आइलैंड जाने के लिए अब हम एक प्रमुख चेक पोस्ट पर पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है जिरका टांग चेक पोस्ट। इसका डिस्टेंस पोर्ट ब्लेयर से लगभग 48 किलोमीटर्स का है और इस डिस्टेंस को पार करने में हमें लगभग 1.5 घंटे का समय लगता है। लेकिन जिरका टांग चेक पोस्ट से आगे जाने के लिए हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उन्हें फॉलो करना होता है, क्योंकि जिरका टांग से आगे जरावा आदिवासियों का क्षेत्र पड़ता है, यानी कि जरावा ट्राइबल रिजर्व पड़ता है और एक जंगल है जहाँ पर जरावा आदिवासी रहते हैं। तो यहाँ से हमें आगे जाने से पहले कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो फॉलो करने होते हैं। सबसे पहली चीज़ कि हमें यहाँ पर आने से पहले एक फॉर्म फिल करना होता है। जैसे हम यहाँ जिरका टांग चेक पोस्ट पर पहुँचे तो हमें एक फॉर्म फिल करना होता है, जिसमें कि हमारी जनरल डिटेल्स होती हैं, हमारा नाम, हमारा ID नंबर, हम कहाँ से आए हैं, एड्रेस क्या है, कौन से होटल में हम स्टे कर रहे हैं, ये सारी डिटेल्स हमें उस फॉर्म में फिल करनी होती है। जितने भी लोग आपके साथ हैं उन सभी की डिटेल्स फिल करनी होती है और यहाँ पर फॉर्म को सबमिट कराना होता है। जिरका टांग क्षेत्र से आगे बढ़ने से पहले हमें कॉन्वॉय फॉर्मेशन करना होता है, यानी कि काफिले के रूप में आगे बढ़ना होता है। अभी हम यहाँ सवेरे सवेरे पहुँचे हैं, अभी सुबह के लगभग 5 बजे हुए हैं और आप यहाँ देख पाएंगे काफ़ी सारे व्हीकल्स एक लाइन में लगे हुए हैं। और सिर्फ यहाँ ही नहीं, पीछे की साइड भी आप देखेंगे तो लाइन में कई सारे व्हीकल्स आपको नज़र आएंगे। यहाँ जिरका टांग क्षेत्र से आगे बढ़ने से पहले पूरा इसी तरह का फॉर्मेशन आगे बनाना पड़ता है, यानी कि व्हीकल्स एक के बाद एक लगते हैं, फिर आगे कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स चलते हैं और उनके पीछे धीरे धीरे करके ये व्हीकल्स चलते हैं। अब ये जो कॉन्वॉय के टाइमिंग्स हैं वो भी मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। कॉन्वॉय के टाइमिंग स्लॉट वाइज होते हैं। एक सुबह 6 बजे का कॉन्वॉय होता है, एक होता है सुबह 9 बजे का, एक दोपहर 12 बजे का। इस प्रकार से यहाँ 4 कॉन्वॉयज चलते हैं और
हर 3-3 घंटे के अंदर इस तरह से कॉन्वॉयस चलते हैं। अभी जो हम होटल से निकले थे पोर्ट ब्लेयर से, वो लगभग 3 बजे निकले थे ताकि हम सुबह का ये 6 बजे वाला कॉन्वॉय ज्वाइन कर सकें, और लगभग 1.5 से 2 घंटे में हम पहुंच चुके जिरका टांग चेक पोस्ट। और इस तरह से जो लाइन है, अब लाइन में लगकर हमें इंतज़ार करना होता है। सबसे पहले तो फॉर्म फिल करके डिपॉजिट कराना है, उसके बाद इस तरह से लाइन में लगकर इंतज़ार करना होता है 6 बजने का। और मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप थोड़ा सा समय से पहले पहुंच जाएं। अगर आपका 6 बजे का कॉन्वॉय है तो आप 5 साढ़े 5 बजे तक पहुंच जाएं, ताकि आपका व्हीकल इस क्यू में आगे की ओर आ सके, क्योंकि जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। तो इस तरह से आपका टाइम सेव हो सकता है काफ़ी सारा। जिरका टांग क्षेत्र से जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो कुछ और रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। जैसे कि सबसे पहली चीज़, हमारी जो व्हीकल सभी हैं वो कॉन्वॉय फॉर्म में चलते हैं, ऐसा तो मैंने आपको बता ही दिया। लेकिन इसी के साथ 40 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पर ही व्हीकल्स को चलना होता है, यानी कि धीरे धीरे चलते हैं। साथ ही जो ये ट्राइबल एरिया है, बीच में हमें आदिवासी नज़र आ सकते हैं, लेकिन आदिवासियों के साथ इंटरेक्ट हम नहीं कर सकते, उनसे बात नहीं कर सकते, उनके साथ फ़ोटोज़ क्लिक नहीं कर सकते। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है इस एरिया में। और साथ ही जो अगर कोई कुछ खाना देना चाहता है आदिवासियों को या उनसे मिलना चाहता है तो वो भी नहीं कर सकते। कुल मिला के टोटल इंटरेक्शन बंद है, काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, और इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमें मस्ट फॉलो करना होता है। जिरका टांग चेक पोस्ट पर ही कई सारी छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हैं, जहां पर अगर आप चाहें तो ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। यहां पर ब्रेकफास्ट में आपको इडली, सांभर, वड़ा, इस तरह की सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं, जिन्हें आप यहां ट्राई कर सकते हैं। अब जिरका टांग क्षेत्र से आगे बढ़ते हुए हम चल रहे हैं मिडिल स्टेट के लिए, जो कि हमारा अगला पड़ाव है बाराटंग आइलैंड पहुंचने के लिए। क्योंकि जिरका टांग क्षेत्र में फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इस वजह से हम आपको इस क्षेत्र का दृश्य नहीं दिखा पाएंगे। तो अब डायरेक्टली चलते हैं मिडिल स्ट्रेट के लिए। अब मिडिल स्ट्रेट पर हम पहुंच चुके हैं। ज़रावर रीजन को क्रॉस करते वक्त हम बहुत ज़्यादा लकी रहे, क्योंकि हमने 30 से 40 ज़रावा ट्राइब्स देखे। जो ज़रावा आदिवासी हैं वो हमें काफ़ी सारे नज़र आए। मिडिल स्ट्रेट तक हमारा सफ़र बाय रोड होता है, लेकिन इसके बाद हमें बोट के थ्रू आगे की ओर बढ़ना होता है। तो अब मिडिल स्ट्रेट से हमारी बोट राइड की शुरुआत हो चुकी है। हम जा रहे हैं नीलांबुर जेट्टी के लिए, जहां से आगे जाया जाएगा बारातंग आइलैंड की लाइमस्टोन केव्स के लिए। लेकिन अभी जिस बोट पर हम सवार हैं ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि नीचे की ओर आप देखेंगे तो आपको बस भी नज़र आएगी। एक बोट के ऊपर बसेस और कार्स को ले जाया जा रहा है पैसेंजर्स के साथ में, यानी कि इस बोट की कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है। और साथ ही अभी जिस रूम के पास में मैं हूँ, ये एक पायलट रूम ही बोल सकते हैं इसे हम। यहाँ से इसे ड्राइव किया जा रहा है, बोट को चलाया जा रहा है। ये बोट्समैन है, इस शिप के कैप्टन हम इन्हें बोल सकते हैं, जहाँ से इस बोट को कंट्रोल किया जा रहा है। बाकी ये बोट्स के अंदर काफ़ी सारे जो लोग हैं वो जाते हैं, और ये एक तरह की गवर्नमेंट फेरी बोल सकते हैं, गवर्नमेंट बोट बोल सकते हैं, जिसका किराया भी काफ़ी कम होता है। इस बोट के पिछले वाले भाग में हम आ चुके हैं, और बोट राइड करते हुए जो नज़ारा नज़र आता है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप दूर देखेंगे तो बहुत ही घना जंगल नज़र आएगा। एक्चुअल में ये वही जंगल है जिससे होकर हम आए हैं, जिसे ज़रावा रिज़र्व के नाम से जाना जाता है। इस फॉरेस्ट में तो फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन इसका जो सीनिक व्यू है वो आप बाहर से ही देख पाएंगे। बहुत डेंस फॉरेस्ट है और एक तरह का एवरग्रीन फॉरेस्ट टाइप का ये है।
तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं बारातंग आइलैंड की नीलांबुर जेट्टी में। हमने अपने सफ़र की शुरुआत करी थी सुबह 3:30 बजे के आसपास से, लेकिन यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें लगभग 8:30 बज चुके हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, अभी नीलांबुर जेट्टी हम जिस बोट से पहुँचे उसके बाद भी हमें एक बोट लेनी होगी, और ये एक स्पीड बोट होने वाली है। और ये स्पीड बोट हमें लेकर जाती है लाइमस्टोन केव्स तक। और लाइमस्टोन केव्स के ओपनिंग और क्लोजिंग का टाइमिंग भी आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा। ये यहाँ 6:30 बजे से दोपहर के 1 बजे तक ही ओपन रहती है। इस दौरान ही आप केव्स को विज़िट कर सकते हैं। अगर इसके बाद आप आते हैं तो लाइमस्टोन केव नहीं जाया जा सकता। और एक व्यक्ति का 900 रुपये चार्ज लगता है स्पीड बोट से जाना और आना और लाइमस्टोन को देखने तक का। मतलब एक पर्सन 900 रुपीज़, जिसमें कि आपको स्पीड बोट लाइमस्टोन केव तक लेके जाएगी। उसमें एक लोकल गाइड और एक लोकल पर्सन होते हैं जो कि केव के बारे में जानकारी देते हैं, उसके बारे में बताते हैं, और फिर उसी स्पीड बोट से आपको वापस आना होता है, जिसमें कि 900 रुपये का चार्ज लगता है। लाइमस्टोन केव तक जाने के लिए अब हमने टिकट परचेस कर लिया है। और जो लाइमस्टोन केव है उनके लिए कुछ इस तरह की बोट्स चलती हैं जो कि 10 से 12 लोगों की सिटिंग कैपेसिटी रखती है, और इसी के थ्रू हम जाते हैं लाइमस्टोन केव तक। तो फ़िलहाल अभी हमारे साथ गाइड और जो ड्राइवर है वो आ चुके हैं, और हम चलेंगे बोट के थ्रू केव्स के लिए। तो अब हमारी स्पीड बोट राइड की शुरुआत हो चुकी है। लाइमस्टोन केव का डिस्टेंस नीलांबुर जेट्टी से लगभग 9 किलोमीटर का है, और इस डिस्टेंस को पार करने में हमें लगभग 25 मिनट का समय लगता है। इस बोट राइड को करते हुए आपको जो स्पीड बोट का मज़ा होता है वो आनंद तो मिलेगा ही सही, लेकिन साथ ही साथ जो नेचुरल ब्यूटी है उसे एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। क्योंकि ये स्पीड बोट चलती तो काफ़ी तेज़ी से है, लेकिन साथ में जो ग्रीनरी है, जो पानी का फ्लो है, जो ठंडी हवाएं हैं, वो आपके इस ट्रिप को और ज़्यादा आनंददायक बना देती हैं। अब जिस बोट के थ्रू हम लाइमस्टोन केव्स तक जा रहे हैं उसी बोट में हमारे गाइड सर हैं, जो कि अब थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे इस बोट राइड के बारे में और लाइमस्टोन केव्स जो कि हम देखने जा रहे हैं। नमस्ते सर, आपका नेम? अमित बागवार मेरा नाम है। मैं लाइमस्टोन केव का गाइड हूँ। और ये काम कितने टाइम से कर रहे हैं? मैं 3-4 साल हो गए। मैं मतलब गाइड का काम कर रहा हूँ यहाँ पे, गाइड का लाइमस्टोन के लिए। ये कितनी देर लग जाती है यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में? यहाँ से 9 किलोमीटर में 20 से 25 मिनट लगते हैं पहुँचने के लिए। 20 से 25 मिनट। हाँ। अभी तक जो हमने रास्ता पार किया वो काफ़ी चौड़ा वाला रास्ता था, यानी कि पानी का जो स्तर था वो काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन अब हम जा रहे हैं एक नैरो पैसेज में, जो कि है मैनग्रोव फॉरेस्ट का। मैनग्रोव एक प्रकार के इस तरह के प्लांट्स होते हैं, इस तरह के पेड़ होते हैं जो कि पानी के अंदर उगते हैं। आप देख पाएंगे अभी हम बहुत ही खूबसूरत जगह में आ चुके हैं, और ये है मैनग्रोव फॉरेस्ट। जो मैनग्रोव्स हैं उनकी ख़ास बात मैं आपको बताना चाहूँगा। इनकी जड़ों को आप देखिए, इन्हें कहा जाता है प्रॉप रूट्स, जो कि एक प्रकार की एडवेंटेजियस रूट्स हैं जो कि प्लांट की मेन रूट को सपोर्ट करती हैं। कुछ एग्जाम्पल के तौर से समझाऊं तो जैसे बरगद का पेड़ होता है, उसकी जो अलग अलग शाखाएं लटक जाती हैं और नीचे ज़मीन पर आकर वो प्लांट को सपोर्ट करती हैं। उसी प्रकार से ये जो प्लांट है एक तरह से पानी में और जो दलदल है उसमें ये उगता है। तो यहाँ पर इनको सपोर्ट करने के लिए कुछ इस तरह की प्रॉप रूट्स, यानी कि जो एडवेंटेजियस रूट्स हैं वो साथ में ग्रो करती हैं, ताकि ये प्लांट को सपोर्ट कर सकें और पानी में भी प्लांट स्टिल रहकर ग्रो कर सके। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और जब आप मैनग्रोव फॉरेस्ट में आएंगे तो एक अलग ही जो एडवेंचर वाला, थ्रिल वाला आपको फील आता है, वो आपको यहाँ पर फील होगा।
मैंग्रोव फॉरेस्ट में बोट राइड करते हुए काफ़ी अच्छा अनुभव होता है, लेकिन इसके बारे में कुछ और जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मैंग्रोव्स की 80 से ज़्यादा प्रजातियाँ वर्ल्ड वाइड पाई जाती हैं और मैंग्रोव्स के अंदर सॉल्ट वाटर को टॉलरेट करने की पावर होती है, यानी कि ये जो पानी अभी आप देख रहे हैं ये मिक्स वाटर भी बोल सकते हैं और सॉल्ट वाटर भी ये हो सकता है, और सॉल्ट वाटर के अंदर भी ये जाकर सर्वाइव करते हैं। नॉर्मली प्लांट्स सॉल्ट वाटर को ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर पाते, लेकिन इनके पास ये खूबी है कि सॉल्ट वाटर में भी ये ईजिली ग्रो कर लेते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं नया डेरा जेट्टी, जो कि लाइमस्टोन केव के लिए जाने वाली जेट्टी है, यानी कि यहाँ से हमें लगभग 1.2 किलोमीटर का ट्रैक करना होगा और फिर हम पहुँचेंगे लाइमस्टोन केव के लिए। नया डेरा जेट्टी से उतरने के बाद कुछ इस तरह का लकड़ी का ब्रिज आता है, जिससे होते हुए हमें आगे की ओर बढ़ना होता है। वैसे हमारे गाइड सर बता रहे हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा गाँव है। कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? यहाँ से मतलब टोटली 8 फैमिली घर है यहाँ पे। अच्छा, छोटा सा विलेज है, नायड्रा जगह का नाम है। ओके। यहाँ पे 40 या 45 पीपल ये लोग मतलब अच्छा, होंगे। 40 से 45 लोग रहते हैं। मतलब अलग उनका स्पेसिफिक गांव है? कोई वो ट्राइबल लोग हैं या नॉर्मल? नॉर्मली हैं। अच्छा, ये सब जितने भी है सब झारखंड से आए थे। अच्छा, झारखंड से। हाँ, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले यहाँ पे काम करने के लिए आए थे जी। तो जब रिटायरमेंट होने के बाद वापस आए गए, मतलब यहीं पे रह गए। ओके। ब्रिज एरिया के ख़त्म होने के बाद कुछ इस तरह का जंगल एरिया आता है, जिससे होकर हमें आगे की ओर बढ़ना होता है। और बारिश के टाइम पे क्या ये पूरा नीचे बालू मिट्टी सर, बालू? पानी जल्दी सोख लेता है, इसके वजह से ज़्यादा कीचड़ नहीं होता है। ओके। पानी से रहता है, मतलब जाने लायक रास्ता हमेशा रहता है? हाँ, साल भर यहाँ पे लोग आते हैं, क्योंकि अब रास्ता उतना खराब नहीं होता है इसकी वजह से। मानसून में भी ठीक है मतलब? हाँ। ये जो पूरा नेचर वॉक का रास्ता है वाकई में बहुत एडवेंचरस आपको फील होगा, क्योंकि अभी जैसा हम महसूस कर पा रहे हैं कि जैसे कोई हॉलीवुड मूवी हो जो कि थ्रिलर मिस्ट्री हो, जिसमें कि जंगल में कोई मिशन करना हो, उस तरह का ये नज़ारा यहाँ पर नज़र आता है। दूर से एक गलियारा है, मतलब जंगल के बीच में एक छोटा सा पतला रास्ता, जिससे होकर हम आगे की ओर बढ़ते हैं और जाते हैं लाइमस्टोन केव के लिए। वाकई में अनुभव बहुत ही अलग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और अमेजिंग है। इस जंगल वाले ट्रैक के रास्ते में मज़ा तो काफ़ी आ रहा है, लेकिन मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कुछ इस तरह की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि इन सीढ़ियों को आर्टिफिशियली बनाया गया है, लेकिन एक्चुअल में ना ये सीढ़ियाँ हैं ना ही इन्हें बनाया गया है। ये हैं पेड़ों की जड़ें, और यहाँ आप देख पाएंगे काफ़ी बड़े बड़े मोटे तने वाले जो पेड़ हैं, उनकी जड़ें इस तरह से फैली हुई हैं कि देखने में ऐसा लगता है कि ये सीढ़ियाँ हो, और इन्हीं से होकर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब लाइमस्टोन केव्स के हम काफ़ी करीब आ चुके हैं। यहाँ से 0.5 किलोमीटर, सिर्फ आधा किलोमीटर ही चलने के बाद हम पहुँच जाएंगे लाइमस्टोन केव्स तक। और ये काफ़ी अच्छा रॉकी फॉर्मेशन अभी नज़र आया है, जहाँ से हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि इसका जो आधा पार्ट है वो तो सिर्फ जड़ है, एक बहुत बड़ा सा पेड़ है, उसकी जड़ यहाँ नीचे की ओर आई हुई है, जिससे कि ये रॉकी फॉर्मेशन यहाँ पर स्टेबल तरह से नज़र आ रही है। लेकिन इस जगह जब आएंगे तो एक अलग ही अनुभव होता है, अंदर से खुशी जो होती है वो महसूस होती है। लाइमस्टोन केव तक जाने वाले रास्ते में बीच में कुछ रिफ़्रेशमेंट पॉइंट पड़ता है, जहाँ पर आप लेमन जूस यानी कि नींबू पानी को पी सकते हैं। काफ़ी अच्छा टेस्ट और फ्लेवर मिलेगा। लेकिन साथ ही यहाँ फ्लोर पर मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखाना चाहूँगा। यहाँ ये फ्लोर पर जो आप पेबल्स नुमा देख रहे हैं, ये कुछ और नहीं, सी शेल्स हैं, जिन्हें यहाँ पर समुद्र से कलेक्ट करके फ्लोर पर इस तरह से लगाया गया है, जिससे कि एक डिज़ाइन भी बन जाए और बारिश के दौरान अच्छी ग्रिप भी इससे बनी रहे।
सुनिए, देखा जाए तो लाइमस्टोन केव का स्टार्टिंग यहाँ से है, मतलब इसी का हिस्सा पूरा लास्ट तक केव का गया हुआ है। और केव का जो लेंथ है वो 100 मीटर केव है। 100 मीटर केव में 60 मीटर आपको खुला वाला केव दिखाई देगा, जो सारे स्टोन काला हो चुका है, क्योंकि सारे मतलब खुले में है ना, खुले में रहने से पूरा काला हो चुका है, क्योंकि खुले में धूप और बारिश का पानी लगते जा रहा है, जिसकी वजह से पूरा काला हो गया और इसका बनना बंद हो गया। इसका जो 40 मीटर बचा वाला गुफा है जो ऊपर से ढका हुआ है, जहाँ पे धूप और बारिश का पानी नहीं लगता है, जिसकी वजह से वो पूरा सफ़ेद है स्टोन सारे, और सारे स्टोन मतलब बढ़ते जा रहा है। मतलब वो लाइव केव है। हाँ, 1 साल में ½ इंच बढ़ता है, तो ½ इंच बढ़ते बढ़ते बहुत शेप अपने आप बन चुका है वहाँ पे। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं लाइमस्टोन केव के बिल्कुल पास में। यहाँ से लाइमस्टोन केव की शुरुआत होती है। ये गुफा लगभग 100 मीटर लंबी है और इस गुफा का कुछ भाग तो ऐसा है जो कि ओपन है, यानी कि आप ऊपर की साइड देखेंगे तो आपको पेड़ पौधे और आसमान नज़र आएगा, लेकिन कुछ भाग इसका ऐसा है जो कि ढका हुआ है और उसके अंदर जो नज़र आता है वो वाइट लाइमस्टोन नज़र आता है। ये बाहर की ओर आप देखेंगे तो ब्लैक लाइमस्टोन नज़र आता है। यहाँ पर ब्लैक लाइमस्टोन इस वजह से हो गया, था तो ये भी सफ़ेद, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से, वेदर चेंज की वजह से, केमिकल रिएक्शंस की वजह से ये काला पड़ चुका है। और अब जो अंदर हम बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे, बहुत सारे जो लाइमस्टोन के स्ट्रक्चर्स हैं जो कि ये गुफा फॉर्म करती हैं वो नज़र आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस गुफा में आप जो चीज़ इमेजिन करो वो आपको नज़र आती है। ये डिपेंड करता है कि आपका नज़रिया कैसा है, किस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, उस प्रकार से नज़र आती है। फ़िलहाल आप देखेंगे तो जो ये ब्लैक कलर का स्टोन है वो धीरे धीरे करके लाइट कलर के स्टोन के अंदर परिवर्तित होता जा रहा है और अंदर जैसे जैसे हम गुफा के अंदर जाते जा रहे हैं ये गुफा और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती जा रही है। वैसे यहाँ अंदर आने के लिए हमें फ्लैश लाइट का इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि अंदर बिल्कुल उजाला नहीं है और आर्टिफिशियली किसी तरह की लाइट भी नहीं लगाई गई है। और इस लाइमस्टोन केव के अंदर जो ये स्ट्रक्चर्स अंदर की साइड बनते हैं ये एक लाइव केव है, यानी कि आज भी ये जो लाइमस्टोन है वो एक्टिव है, आज भी ये जो गुफा है वो बन रही है, ज़िंदा है। और जो ये स्ट्रक्चर्स इसके अंदर नज़र आते हैं वो दिन ब दिन बदलते जाते हैं और ये जो स्ट्रक्चर हैं लाइमस्टोन के वो देखने में काफ़ी खूबसूरत भी लगते हैं। तो मैं गुफा के बिल्कुल अंदर आ चुका हूँ और आपको कुछ जो बेहतरीन स्ट्रक्चर्स हैं इस लाइमस्टोन केव के वो दिखाना चाहूँगा। अभी जो रॉकी स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं ये हमारी रीढ़ की हड्डी के समान लगता है, यानी कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड। जैसे यहाँ पे सी वाटर जेलीफिश होता है उसके शेप में बन गया है यहाँ पे। हाँ जेलीफिश, हाँ कई सारी जेलीफिश। अभी लेकिन जेलीफिश तो दिख रहा है, लेकिन कुछ साल के बाद चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बढ़ते बढ़ते चेंज होते जाते हैं शेप इसका, फॉर्मेशन बदलता है जी। मतलब लाइव केव है जी, ऊपर तक ऐसे ही सारी जगह वैसे ही बना हुआ है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे शंख के शेप में बन गया, जैसे मंदिर या सी में शंख होता है, शंख के जैसे बड़े से बन गया यहाँ पे। और ऊपर जैसे झूमर टाइप। हाँ झूमर। ऊपर भी जेलीफिश जैसे दिख रहा है या ऑक्टोपस? वो अपने ऊपर बेस, जैसे आप सोचेंगे वैसे आपको नज़र आएगा। जैसे यहाँ पे साइन करता है सब सिलिका है, जहाँ पे सिलिका का मात्रा ज़्यादा है वहाँ पे आपको साइन करता नज़र आएगा। ये चमकता हुआ। हाँ सिलिका होगा, जैसे मशरूम होते हैं, मशरूम से गुच्छे से बन गया है यहाँ पे। ये अलग ही शेप में ये देखिए। और यहाँ देख सकते टच से काला हो चुका है, इसलिए टच करना मना करते हैं क्योंकि बार बार टच होता है पूरा काला हो जाता है, फिर बढ़ता नहीं है उसके बाद। इस पोर्शन में दो तरह के स्टोन्स नज़र आ रहे हैं। एक है स्टेलेक्टाइट स्टोन जो कि ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है और एक है स्टेलग्माइट स्टोन जो कि नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है। एक समय ऐसा आता है कि धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये दोनों स्टोन आपस में मिल जाते हैं और एक पिलर का फॉर्मेशन करते हैं।
इस पिलर में जो आप मिल्की वाइट कलर का स्टोन देख रहे हैं, ये फ्रेश स्टोन है जो कि हाल ही के कुछ ही सालों में फॉर्म हुआ है। ये लाइमस्टोन केव बढ़ती कैसे है, इसके पीछे का साइंस मैं आपको बताना चाहूँगा। इस केव के ऊपर कई सारे पेड़ पौधे हैं और पेड़ पौधों की जड़ें इस लाइमस्टोन केव के नीचे तक आई हुई हैं। और जब बारिश होती है तो कैल्शियम मिक्स्ड वाटर पेड़ों की जड़ों के थ्रू नीचे की ओर आता है और धीरे धीरे करके यहाँ पर सूखने लगता है और फॉर्म होता है कैल्शियम कार्बोनेट स्टोन। लेकिन ये प्रोसेस काफ़ी स्लो होता है और इन गुफाओं को बनने में हज़ारों साल लग जाते हैं। और अब ये स्टोन स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है भगवान गणेश जी के समान। जिन पेड़ों की जड़ों के बारे में हम बात कर रहे थे, उनमें से एक जड़ अभी नज़र आ रही है और ये जो शाइनिंग पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं, ये हैं सिलिका के। ये स्टोन स्ट्रक्चर नज़र आता है एक ऑक्टोपस के समान, जो कि एक समुद्री जीव है, और इसके ऊपर का स्ट्रक्चर नज़र आता है एक शेर के पंजे के समान। और यहाँ पीछे की ओर देखें तो एक रॉक फॉर्मेशन कुछ इस कदर नज़र आता है जैसे कि एक मगरमच्छ का मुंह नीचे की ओर लटका हो। तो अब लाइमस्टोन केव के काफ़ी अंदर हम आ चुके हैं और यहाँ अंदर आकर अगर आप अकेले हैं तो थोड़ा बहुत आपको डर वाला माहौल लग सकता है, बिकॉज़ अंदर कोई रोशनी नहीं है और ऐसा लग सकता है कि अंदर कोई जीव जंतु हो, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है। अधिकतर ये जगह पूरी तरह टूरिस्ट से भरी होती है, लेकिन आज एक ऐसा दिन है जब ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं और हम बहुत आराम से इस लाइमस्टोन केव को देख पा रहे हैं। ये है इस लाइमस्टोन केव का आखिरी पोर्शन जहां पर अब मैं पहुंच चुका हूं। अभी केव का लास्ट है पहले, लेकिन गुफा यहाँ से और अंदर था, अंदर 40 मीटर लंबा था बोलते। जब 2004 भूकंप हुआ था, भूकंप से यहाँ पत्थर सरकने से पूरा रास्ता आगे बंद हो चुका है। देखा जाए तो यहाँ पे लाइमस्टोन केव, यहाँ पे टोटल 175 केव है, लेकिन सबसे नज़दीक गुफा यही है, इसलिए यहाँ पे हम 100 मीटर केव में लाते हैं घुमाने के लिए। ये एक ही दिखाते हैं? हाँ, एक ही दिखाते हैं, बाकी बहुत लंबा दूर दूर रास्ता है और नीचे रास्ता ऊपर नीचे, मतलब बहुत मुश्किल होता है चलने के लिए। 175 है टोटल। हाँ, इतनी के हो? हाँ, सारी 12 टांग में है। हाँ, सारे 12 टैंक में है। एक काफ़ी खूबसूरत सेल्फी पॉइंट भी बनाया हुआ है इस लाइमस्टोन के एंट्रेंस पे ही, जहाँ पर आप काफ़ी अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। एक्चुअल में ये सेल्फी पॉइंट पूरा नेचुरली बना हुआ है एक पेड़ के द्वारा, क्योंकि एक बहुत बड़ा सा पेड़ है जो कि यहाँ पर नज़र आता है और इसकी जो जड़ें हैं कुछ इस तरह से फैली हुई हैं, जिनके साथ आप कुछ पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। लाइमस्टोन केव को देखने के बाद अब हम चल रहे हैं मड वॉल्केनोज को देखने, जिसके लिए सबसे पहले हमें स्पीड बोट से वापस से पहुंचना होता है नीलांबुर जेट्टी, और फिर नीलांबुर जेट्टी से एक अलग व्हीकल लेकर हमें पहुंचना होता है मड वॉल्केनोज तक। अब हम आ चुके हैं बारातंग आइलैंड में मड वॉल्केनोज को देखने, जो कि एक काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेस है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, मड वॉल्केनो का डिस्टेंस नीलांबुर जेट्टी से लगभग 8.5 किलोमीटर का है, जिसके लिए आपको एक गाड़ी हायर करनी होती है और गाड़ी का जो चार्ज लगता है पूरी गाड़ी का आपको देना होता है। अगर आप एक नॉन AC गाड़ी ले रहे हैं तो 1000 रुपीज़, और अगर आप एक AC गाड़ी लेते हैं तो 1200 रुपये इसका चार्ज लगता है। 8.5 किलोमीटर आना और 8.5 किलोमीटर वापस ले जाती है गाड़ी आपको। लेकिन एक फ़ायदे की बात बताना चाहूँगा कि अगर आप ज़्यादा मेंबर्स आते हैं तो पूरी गाड़ी आप ऑक्यूपाई कर सकते हैं 1000 रुपये के अंदर, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। तो अगर ज़्यादा मेंबर्स हैं तो ये गाड़ी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। तो चलिए अब चलते हैं मड वॉल्केनोज को देखने। मड वॉल्केनो तक पहुंचने का जो रास्ता है वो लगभग 160 मीटर का ट्रैक है, यानी कि 160 मीटर तक हमें पैदल आगे की ओर बढ़ना होता है। लेकिन जिस रास्ते से होकर हम जाते हैं वाकई में बहुत खूबसूरत है और प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। तो फाइनली ट्रैक ख़त्म हो चुका है और हम पहुंच चुके हैं मड वॉल्केनो के काफ़ी करीब। और यहाँ एक मड वॉल्केनो नहीं है, कई सारे हैं और उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जानेंगे लोकलाइट पर्सन से।
सर नमस्ते। जैसे कि ये नमस्ते, मैं यहाँ पे 2004 में ब्लास्ट हुआ था दिसंबर में। जी जो जितने ये ओपन स्पेस दिख रहा है यहाँ पे आपको, हम लोग जहाँ चढ़ के आए, ट्रैक करके आए, ये 2004 में ब्लास्ट हुआ था। उसके लमसम डेढ़ साल के करीब उसके बाद में ये ग्रिल वगैरह डाल के बनाया उन्होंने, ये कवर कर दिया है। जी। उस टाइम में क्या सेंटर पॉइंट एक था, सिंगल था। 2013-14 में क्या मेल्ट होने के बाद में दोबारा ये एक्स्ट्रा पॉइंट बन गया है, जिस जहाँ से इसको जगह में, इसमें से क्या मीथेन गैस और वाटर निकलता रहता है, कंटिन्यूस निकलता रहता है। एक ऑली टब भी निकलता है इसमें से। इसमें काफ़ी पॉइंट बन गया है छोटा छोटा। अभी क्या है, जो भी गेस्ट वगैरह आते हैं यही देख के जाते हैं, काफ़ी खुश होते हैं। साइंटिफिक बहुत बढ़िया चीज़ है ये। और इसका क्या है, दोबारा कब फटेगा कोई गारंटी नहीं है इसका जी। पर ये कंटिन्यूस ही निकलते हैं। कंटिन्यूस हमेशा निकलता रहता है, रात दिन हो, रात हो, बारिश हो, धूप हो। धूप में बहुत ज़्यादा निकलता है। ये क्या वेदर के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। जी। जितना गर्मी होगा उतना ज़्यादा इसमें बबल्स निकलते हैं। मीथेन गैस जो इसमें से क्या है, मीथेन गैस निकलता है। पहले क्या माचिस वगैरह मारने से इसमें आग लगता था। अभी क्या हम लोग को ट्राई नहीं करते दोबारा। हाँ बहुत ज़्यादा हो जाएगा उसके बाद में क्या है, अभी फॉरेस्ट वालों ने काफ़ी इसमें इम्प्लीमेंट किया है, पेड़ वगैरह लगाया, क्योंकि गेस्ट वगैरह के ओपन स्पेस में काफ़ी गर्मी लगता है। तो अभी क्या पेड़ पौधों का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है इसमें। जी सर। बाकी आप आगे देखिए और आगे बहुत बढ़िया आपको देखने को मिलेगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस एरिया में आप देख पाएंगे कि इस मड वॉल्केनोज़ के चारों तरफ इस तरह की फेंसिंग लगाई गई हैं और फेंसिंग के अंदर कई सारे मड वॉल्केनोज़ हैं जो कि नज़र आते हैं। हालांकि इस फेंसिंग के बाहर वाले एरिया में भी आप देखेंगे तो कुछ मड वॉल्केनोज़ हैं जो कि यहाँ पर भी एक्टिव हैं, जैसे कि एक ये वाला है, एक ये वाला है। और मड वॉल्केनो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप देखिए ज़मीन से मड जो मिट्टी होती है वो निकल के ऊपर की ओर आती है, और ये जो मिट्टी ऊपर आती है वो एक गैस की मदद से आती है जो कि है मीथेन गैस, जैसा कि हमने लोकल से जाना। और यहाँ पर कई सारी वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ आप देख पाएंगे। जो बुलबुलें हैं वो ज़मीन के अंदर से नेचुरली निकलते हैं, कोई स्पेसिफिक किसी व्यक्ति ने कोई गैस या कोई चीज़ अंदर नहीं डाली है, नेचर से ये चीज़ें बाहर आती हैं और काफ़ी साइंटिफिक चीज़ें हैं जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। तो अभी हम एक लाइव मड वॉल्केनो देख रहे हैं जिसमें से ये एक्टिव वॉल्केनो नज़र आ रहा है और इसकी जो साउंड है वो भी हम सुन पा रहे हैं। कुछ इस तरह से बबल्स के फॉर्म में ये वॉल्केनो बाहर की ओर आ रहा है। और एक ही नहीं, यहाँ पर कई सारे ऐसे वॉल्केनोज़ हैं जो कि नज़र आ रहे हैं, जैसे कि एक ये वाला है जिसमें ऐसा लगता है जैसे कीचड़ उछल रहा हो, एक इसके पास में है। इसी प्रकार से पूरा जो एरिया है इसमें कई सारे मड वॉल्केनोज़ हैं जिन्हें हम एक साथ देख सकते हैं। अब मड वॉल्केनोज़ के साथ हमने बाराटंग आइलैंड अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया है। अब हम वापस से चलेंगे पोर्ट ब्लेयर के लिए और फिर वहाँ से चलेंगे रॉस आइलैंड और नॉर्थ बे आइलैंड के लिए। लेकिन इससे पहले मैं आपके साथ कुछ ज़रूरी जानकारी शेयर करना चाहूँगा। बाराटांग आइलैंड के लिए अगर आप 1 डे ट्रिप करना चाहते हैं, यानी कि वापस आना चाहते हैं जाकर के, तो उसके लिए कुछ ज़रूरी जानकारी है जो कि अभी ड्राइवर सर हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे। तो नमस्ते सर। तो इसके लिए ऐसा है कि पहले अगर आप बाराटांग सेम डे जाके आना चाहते हैं तो एक तो आपका जो 6 बजे का कन्वे है उसमें जा सकते हैं, या अदरवाइज़ आप 9 बजे का, ये दोनों में जाएंगे तो अप एंड डाउन आप जाके आ सकते हैं। या आपको वहाँ पे स्टे वगैरह करना है तो फिर उसके लिए आप किसी भी टाइम पे जाके वहाँ पे रुक सकते हैं, क्योंकि वहाँ से लास्ट कन्वे 4 बजे 3 बजे का 3 बजे का आता है। तो अगर 3 बजे तक हम फ्री नहीं हुए तो वहीं पे रुकना पड़ेगा। उसके बाद आपको कन्वे छोड़ेगा ही नहीं, उसके बाद आपको वहीं पे रुकना पड़ेगा। वहाँ पे जैसा पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस वगैरह उस पे रहना पड़ेगा, अगर रूम अवेलेबल है तो। जी अच्छा, रूम भी वहाँ पे कम है? हाँ, रूम भी कम है। तो कुल मिला के अगर आप बाराटांग में एक दिन में जाकर आना चाहते हैं तो सुबह 6 बजे का कॉन्वॉय ज्वाइन कीजिए या फिर 9 बजे का ज्वाइन कीजिए। अगर 6 बजे का करना है तो हमारी तरह ही आपको होटल से 3 साढ़े 3 बजे निकलना पड़ेगा और यहाँ आकर लाइन में लगना होगा ताकि हम वापस से आ सकें अपने होटल में। तो आज के दिन हमने पूरा बाराटंग आइलैंड एक्सप्लोर किया। अब हम वापस से पोर्ट ब्लेयर चल रहे हैं उसी रास्ते को फॉलो करते हुए जिस रास्ते से हम अंधेरे के समय आए थे। ये रास्ता कुछ इस प्रकार से हरियाली से भरा हुआ नज़र आता है जो कि हमने सुबह सुबह अंधेरे में पार किया था।
पोर्ट ब्लेयर में जिस होटल में हम रुके हुए हैं उस होटल का रूम टूर मैं आपको कराना चाहूँगा। ये हमारा रूम काफ़ी लग्जीरियस है, नीट एंड क्लीन है और इसमें साफ़ सफाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है। इसमें सारी सुविधाएं दी गई हैं जो कि एक होटल रूम में होनी चाहिए। साथ ही इस होटल रूम का जो बाथरूम एरिया है वो भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है, पूरी साफ़ सफाई का इसमें ख्याल रखा गया है और ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें हैं इसमें प्रोवाइड कराई गई हैं। अंडमान में अब हम जा रहे हैं दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग आइलैंड्स को देखने हैं जिनका नाम है रॉस आइलैंड और नॉर्थ बे आइलैंड। अभी जिस जेट्टी पर हम खड़े हैं ये है जंगल घाट जेट्टी, जहां से हम जाएंगे रॉस आइलैंड और नॉर्थ बे आइलैंड के लिए। लेकिन एक्चुअल जो स्थान है जहां से जाया जाता है रॉस आइलैंड और नॉर्थ बे आइलैंड के लिए वो दूसरा पॉइंट है, वो एक दूसरा जेट्टी पॉइंट है जिसका नाम है राजीव गांधी वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। लेकिन फ़िलहाल जब हम यहाँ पर विज़िट कर रहे हैं तो वहाँ का थोड़ा मेंटेनेंस वर्क चल रहा है, थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो वहाँ से नहीं जाया जा सकता रॉस आइलैंड और नॉर्थ बे के लिए। इस वजह से हम आए हैं जंगल घाट जेट्टी के लिए। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपनी स्पीड बोट में जहां से जाया जाएगा रॉस आइलैंड के लिए। जंगल घाट जेट्टी से रॉस आइलैंड तक पहुंचने का लगभग 1 घंटे का समय लगता है, क्योंकि यहां से एक घूम के जाना पड़ता है। जो राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वहां से बहुत पास में पड़ता है, लगभग 20 मिनट में हम पहुँच जाते हैं। हमारी ये स्पीड बोट राइड काफ़ी अमेजिंग होती है। इस स्पीड बोट राइड के दौरान हम कई सारे बड़े बड़े जहाज़ देखते हैं जो कि अलग अलग कैपेसिटीज़ के साथ नज़र आते हैं। साथ ही पुरानी सॉ मिल नज़र आती है जिसका नाम है चाथम सॉ मिल, जो कि ब्रिटिशर्स काल से ही यहाँ पर बनी हुई है। तो अब हम पहुंच चुके हैं रॉस आइलैंड, जिसका नया नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। और यहाँ तक पहुँचने का रास्ता जो हमारा था वो काफ़ी अच्छा था, लेकिन जिस समय हम यहाँ आए हैं यहाँ पर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, तो थोड़ी बारिश की वजह से प्रॉब्लम हुई। अदरवाइज़ काफ़ी आराम से यहाँ तक पहुँच गए हम। और देखिए यहाँ से शुरुआत होती है रॉस आइलैंड की, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अंडमान एंड निकोबार रहा है। यानी कि जब ब्रिटिशर्स का राज हुआ करता था इंडिया पर, तो ब्रिटिशर्स जब अंडमान निकोबार पर कब्जा कर रखा था ब्रिटिशर्स ने, तो वो इस आइलैंड को उन्होंने सेंटर बना रखा था, यानी कि मेन कमांड सेंटर था। यहीं से वो पूरे आइलैंड्स को कंट्रोल किया करते थे। और जैसे ही हम रॉस आइलैंड के अंदर प्रवेश करते हैं सबसे पहले हमें नज़र आता है जापानीज़ बंकर, क्योंकि जापानीज़ ने भी अंडमान एंड निकोबार पर एक समय पर राज किया है। जापानीज़ बंकर के अंदर जाने का रास्ता कुछ इस तरह का होता है, थोड़ा नैरो पैसेज होता है। मैं आपको थोड़ा सा बंकर को अंदर से दिखाना चाहूँगा। बंकर के अंदर अभी फ़िलहाल पानी भरा हुआ है, लेकिन बंकर अंदर से कुछ इस प्रकार का होता था। जैसे कि इसमें कुछ विंडोज़ आपको नज़र आ रही हैं। ये विंडोज़ उस टाइम पर जो जापानीज़ लोग थे, उनके जो सोल्जर्स थे, वो यहाँ से निगरानी रखा करते थे। और ये जैसे ही मैं इससे बाहर निकलूँगा तो कुछ इस प्रकार का इसका एंट्री गेट हुआ करता था कि कैसे इसके अंदर प्रवेश किया जाता था। रॉस आइलैंड की एक ख़ास बात है कि यहाँ पर आपको कई सारे फ्रेंडली डियर्स नज़र आएंगे, और ये सभी स्पॉटेड डियर्स हैं जिनके साथ आप कुछ अच्छे पिक्चर्स क्लिक करा सकते हैं। चाहें तो इन्हें टच कर सकते हैं, इन्हें अगर आप कुछ खाना खिलाना चाहते हैं तो वो खिला सकते हैं। और एक नहीं है, कई सारे आपको पूरे के पूरे आइलैंड में नज़र आएंगे। सभी फ्रेंडली हैं, ये आपको मारेंगे नहीं और परेशान नहीं करेंगे। इनके साथ बहुत ईजीली आप पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं।
रॉस आइलैंड पर एक और ख़ास चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स के रिमेन्स हैं, यानी कि जो पुराने स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं, उनके ऊपर इस तरह से जड़ें लपटी हुई हैं। यानी कि आप पूरी की पूरी बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर बचा हुआ है उस पर देखेंगे तो ये पूरा का पूरा बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के ऊपर पेड़ की जड़ें लिपटी हुई हैं, और इस तरह से लिपटी हुई हैं कि अगर जड़ों को हटा दिया जाए तो बिल्डिंग भी नीचे आ जाए। तो ये जो जड़ें हैं एक तरह से बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करे हुए हैं, और ये स्ट्रक्चर देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि कई सालों में जाकर ये जड़ें इनके ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर आई होंगी, और पूरा जड़ से ही पूरी की पूरी बिल्डिंग कवर्ड अप है। इस बिल्डिंग का आर्किटेक्चर वाकई में बहुत ख़ास है क्योंकि इस तरह से जड़ों के साथ बिल्डिंग बहुत कम ही नज़र आती है, और यहाँ जब आप आते हैं तो बहुत अच्छे पिक्चर्स क्लिक करा सकते हैं। रॉस आइलैंड एक हिस्टोरिकल द्वीप है जहाँ पर ब्रिटिशर्स काल के पुराने अवशेष आज भी देखने मिलते हैं, जिनमें से अभी हम देख रहे हैं वाटर डिस्टिलेशन प्लांट को। यहाँ पर अंग्रेज़ समुद्र के पानी को डिस्टिलेशन यूनिट के थ्रू पीने लायक बनाया करते थे। ये है ब्रिटिशर्स काल का स्विमिंग पूल, जिसे इस कदर डिज़ाइन किया गया था कि हाई टाइड्स के दौरान ये अपने आप भर जाया करता था, और जब समुद्र में लो टाइड्स आया करते थे तो उस दौरान ये लो टाइड्स के साथ साथ खाली हो जाया करता था। रॉस आइलैंड को अगर एरियल व्यू से देखें तो ये कुछ इस प्रकार का नज़र आता है, और रॉस आइलैंड से जुड़ी हुई जो इतिहास है, जो इसकी हिस्ट्री है, वो यहाँ पर कई सारे बोर्ड्स लगे हुए हैं, उन पर भी लिखी हुई हैं। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो बोर्ड्स को पढ़कर भी इस आइलैंड के और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के इतिहास के बारे में जान सकते हैं। अब रॉस आइलैंड के एक ऐसे हिस्से में हम आ चुके हैं जहां पर स्पॉटेड डियर्स बहुत सारे नज़र आ रहे हैं, यानी कि काफ़ी बड़ा ग्रुप है स्पॉटेड डियर्स का। जैसे कि आप मेरे पीछे देख पाएंगे कई सारे स्पॉटेड डियर्स हैं। ऐसा इस वजह से है क्योंकि फ़िलहाल हो रही है बारिश, और बारिश से बचने के लिए यहाँ एक शेड एरिया बनाया हुआ है, और वो सभी वाइल्ड एनिमल्स, चाहे वो हिरन हो, मुर्गा मुर्गी हो या कोई भी छोटे बड़े जीव, सभी शेड एरिया के अंदर आते जा रहे हैं। और मैं आपको थोड़ा सा शेड एरिया के अंदर आकर भी दिखाना चाहूँगा। एक तरह का ये बाड़ा बना हुआ है जहाँ पर स्पॉटेड डियर्स कई सारी मात्रा में नज़र आ रहे हैं। अब मैं डियर्स के काफ़ी करीब आ चुका हूँ, और इतने सारे डियर्स के बीच में ऐसे फ्रीली घूमना एक बहुत ही यूनिक चीज़ है, क्योंकि हमने कई सारी वाइल्ड लाइफ सफारीज़ करी हैं, कई सारे जूज़ देखे हैं, लेकिन डियर्स के पास जाना, उन्हें टच करना, उन्हें फीड कराना वहाँ पर अलाउड नहीं होता। लेकिन यहाँ पर डियर्स इतने सारे हैं और उनके साथ साथ हम चल सकते हैं, उन्हें छू सकते हैं, उनके साथ कुछ भी उनको खिला सकते हैं। तो ये बहुत यूनिक चीज़ है। जब आप रॉस आइलैंड आएंगे तो ये एक्सपीरियंस आपकी एक लाइफ मेमोरी हमेशा के लिए बन जाएगा। आइलैंड में एक बिल्डिंग के अंदर हम आए हैं, और यहाँ पर स्ट्रक्चर और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नज़र आ रहे हैं क्योंकि आप इस बिल्डिंग के अंदर पिलर्स बने हुए हैं और हर पिलर पर जड़ें लिपटी हुई हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने इनको सेट को तैयार किया हो, लेकिन ये नेचुरल है। मतलब प्राकृतिक रूप से बिल्डिंग के ऊपर इस तरह की जड़ें लगी हुई है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और इस बिल्डिंग के अंदर आकर आप काफ़ी अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर अभी आप देख रहे हैं, ये ब्रिटिश काल की बेकरी हुआ करती थी। जैसे कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि रॉस आइलैंड का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड रख दिया गया है, तो यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है कि 30 दिसंबर 2018 को माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रॉस आइलैंड का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस रखा गया है। सिर्फ रॉस आइलैंड का ही नहीं, और 2 आइलैंड्स का नाम बदला गया था। एक तो हैवलॉक आइलैंड जिसका नाम रखा गया स्वराज द्वीप, और एक और नाम बदला गया नील आइलैंड का, जिसका नाम रखा गया है शहीद द्वीप।
रॉस आइलैंड को देखने के लिए कुछ यहाँ पर इस तरह की इलेक्ट्रिक कार्स भी चलती हैं जिनका चार्ज लगता है 80 रुपीज़ पर पर्सन का, जिससे कि ये पूरा आइलैंड आप आसानी से देख पाते हैं। ये था ब्रिटिश काल का सबऑर्डिनेट क्लब। सबऑर्डिनेट क्लब को मैं आपको थोड़ा अंदर से दिखाना चाहूँगा कि इसका अंदर से स्ट्रक्चर किस प्रकार का है। यहाँ जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो एक रूम तो इधर की साइड बना हुआ है और एक जस्ट उसके अपोजिट साइड में सेम टू सेम कैटेगरी के हिसाब से बना हुआ है। इस क्लब में एक डांस हॉल हुआ करता था। म्यूजिशियंस जो बैंड वाले होते थे उनके लिए अलग से प्लेस हुआ करती थी। जो खिड़कियों के कांच थे और उनके जो फ्रेम थे उन्हें इटली से मंगाया गया था। कुल मिलाकर यहाँ पर ब्रिटिशर्स पार्टी किया करते थे, एंजॉय किया करते थे और दूसरी तरफ सेलुलर जेल में वे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों पर अत्याचार किया करते थे। ये ब्रिटिश काल का प्रोटेस्टेंट चर्च है जिसके विंडोज़ के फ्रेम्स बर्मा की टीक वुड से बने हुए थे और इसमें जो कांच उपयोग किया गया था वो इटली का था। ये है ट्रूप्स बैरक जो कि ब्रिटिश सैनिकों के लिए बनवाया गया था। इसमें कई सारे सैनिक रहा करते थे। इस बैरक के अंदर एक रसोई घर भी हुआ करता था, साथ ही मनोरंजन के लिए एक टेनिस कोर्ट भी था। अब रॉस आइलैंड के फाइनल पॉइंट पर हम पहुंच चुके हैं जिस पर लाइट हाउस बना हुआ है। यहाँ से आप थोड़ा सा दूर देखेंगे तो आपको लाइट हाउस नज़र आएगा। वो लाइट हाउस इस आइलैंड का एंड पॉइंट है। तो ये पूरा का पूरा आइलैंड हमने देखा, बहुत ही अच्छा बना हुआ है और इतिहास से जुड़ा हुआ है। रॉस आइलैंड से अब हम चल रहे हैं नॉर्थ बे आइलैंड के लिए, जो कि यहाँ से काफ़ी करीब है। अब हम अंडमान के एक और फेमस आइलैंड को देखने आ चुके हैं जिसका नाम है नॉर्थ बे आइलैंड। और ये आइलैंड दो वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। पहला, यहाँ की एडवेंचर एक्टिविटीज़ की वजह से, यानी कि यहाँ पर कई तरह की वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ की जेट्टी पे खड़े हुए हैं और यहाँ सेमी सबमरीन की एक्टिविटी होती है, ग्लास बॉटम बोट की एक्टिविटी होती है, स्पीड बोट्स की एक्टिविटी होती है, जेट स्की होता है और ख़ास करके स्कूबा डाइविंग और जो सी वॉक होता है उसकी एक्टिविटी यहाँ पर बहुत फेमस है। और जो दूसरी चीज़ इस आइलैंड के बारे में फ़ेमस है वो है यहाँ का लाइट हाउस, जो कि अभी ठीक आपको हमारे पीछे की ओर नज़र आ रहा होगा। ये लाइट हाउस थोड़ा बड़ा है लेकिन यहाँ से विजिबिलिटी इतनी ही हो पाती है बिकॉज़ बीच में कई सारे पेड़ हैं, कई सारी झाड़ियाँ हैं, तो प्रॉपरली दिख नहीं पाता। लेकिन आखिर ये लाइट हाउस फेमस क्यों है? ये इसलिए फेमस है क्योंकि हमारे देश का जो पुराना 20 का नोट है, ये 20 का नोट है, उसके पीछे जो फिगर हमें नज़र आता है ये वाला, ये जो लाइट हाउस इसमें नज़र आता है बीच में, थोड़ा सा आपको यहाँ से दिखाई देगा, बीच में लाइट हाउस है और कुछ पेड़ वगैरह नज़र आते हैं। वो सेम इसी आइलैंड का ये जो है नज़ारा है वो इस नोट पर छाप दिया गया है। कुल मिला के ये जो सीन दिखता है वो इस नोट पर दिखाई देता है। इस वजह से ये लाइट हाउस फेमस है और लोग अक्सर यहाँ आते हैं और 20 रुपए के नोट के साथ और इस लाइट हाउस के साथ पिक्चर्स क्लिक करके एक अलग मेमोरी अपने साथ ले जाते हैं। नॉर्थ बे आइलैंड पर जो ये लाइट हाउस बना हुआ है इसका डिस्टेंस लगभग 350 मीटर का है जेट्टी पॉइंट से, यानी कि जहाँ से हम
हम बोट से उतरते हैं वहाँ से अगर पैदल चलें तो 350 मीटर का डिस्टेंस है, जिसे पार करके हम लाइट हाउस तक पहुँच सकते हैं और लाइट हाउस के ऊपर भी जाया जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल अभी यहाँ पर मौसम काफ़ी ख़राब है और आप देख पाएंगे पीछे माउंटेन्स के ऊपर बादल ही बादल हैं और अभी फ़िलहाल बारिश भी हो रही है। तो इस वजह से हम लाइट हाउस तक तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन अगर आप कभी आते हैं तो लाइट हाउस तक जा सकते हैं और काफ़ी अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। नॉर्थ बे आइलैंड में स्कूबा डाइविंग बहुत फेमस है। यहाँ पर कई सारे स्कूबा डाइविंग पॉइंट्स बनाए गए हैं, जैसे कि अभी आप ये देख रहे हैं, ये एक स्कूबा डाइविंग का एक इंस्ट्रक्शन स्कूल बोल सकते हैं इसको, जहाँ से आप स्कूबा डाइविंग करते हैं। और इसी के साथ साथ कई सारे और भी काउंटर्स हैं यहाँ दूर बने हुए हैं, 1 2 3 कई सारे हैं। और यहाँ पर कराई जाती है स्नॉर्कलिंग और साथ में जो सी वॉक की एक्टिविटी है वो भी आप कर सकते हैं। अब चार्जेस के बारे में बात करूं तो स्कूबा डाइविंग का चार्ज लगता है 3500 रुपीज़ पर पर्सन का, और जो सी वॉक है वो भी सेम चार्ज के साथ होती है 3500 रुपीज़ पर पर्सन का। और इसी तरह से कई सारी और भी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि आप यहाँ पर कर सकते हैं। स्कूबा डाइविंग करने के लिए आपको कुछ इस तरह के इक्विपमेंट्स को पहनना होता है। ये सारे गियर्स हैं स्कूबा डाइविंग के, जिसमें कि आप देखेंगे ये है ऑक्सीजन सिलेंडर्स, कुछ मुंह के ऑर्गन्स हैं जो कि आपको मुंह में लेकर देखना होता है, कुछ प्रेशर गेज है और कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको धारण करनी पड़ती है। ये चीज़ें पहनने के बाद कुछ इस तरह से एक शैलो वाटर में आपको ले जाया जाता है। सबसे पहले शैलो वाटर यानी कि यहाँ पर बहुत उथला उथला पानी है, ज़्यादा पानी नहीं होता। उसमें आपको ट्रेनिंग कराई जाती है कि कैसे आपको सांस लेना है पानी के अंदर, किस तरह से नीचे जाना है। सिंबल्स आपको सिखाते हैं कि ये ओके का सिंबल है या फिर जो भी सिंबल्स होते हैं नीचे जाकर, क्योंकि पानी में आप बोल नहीं सकते हो और वहाँ पर इशारों में ही बात की जाती है, तो वो सारे इशारे आपको सिखाए जाते हैं। और उसके बाद आपको ट्रेनिंग कराने के बाद थोड़ा डीप सी में ले जाते हैं, लगभग 8 से 10 मीटर की गहराई में, जहाँ पर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं मरीन लाइफ को। यहाँ पर कुछ इस तरह की सेमी सबमरीन वाली एक्टिविटी भी होती है। सेमी सबमरीन कुछ इस तरह की बोट होती है एक्चुअल में, लेकिन इसका जो नीचे वाला बेस एरिया होता है वो कांच का बना होता है, जिससे कि जब भी ये समुद्र में चलती है तो जो टूरिस्ट इसके अंदर बैठे हुए हैं वो बाहर का नज़ारा देख पाते हैं। यानी कि बाहर से मतलब समुद्र के नीचे वाला जो नज़ारा है, जो कोरल्स हैं, जो मराइन लाइफ है, उसे बड़े आराम से देख पाते हैं इस बोट की सहायता से। वैसे इसे सेमी सबमरीन कहा जाता है। सबमरीन राइड का जो चार्ज लगता है वो है 2500 रुपीज़ पर पर्सन का, यानी कि 2500 रुपये पर पर्सन का चार्ज लगता है और ये लगभग आधा घंटे की राइड होती है। इसी तरह से यहाँ पर डॉल्फिन राइड भी होती है, जिसे ग्लास बॉटम बोट राइड के नाम से जाना जाता है। इसमें कि एक बड़ा सा ग्लास होता है बोट के बॉटम में, जिससे कि जब बोट चलती है तो हम समुद्र के नीचे का नज़ारा बड़े आराम से देख पाते हैं। नॉर्थ बे आइलैंड पर कई सारे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं जहां पर डिफरेंट वैरायटीज़ के फूड आइटम्स अवेलेबल होते हैं, जहां पर अगर आप चाहें तो कुछ फूड आइटम्स भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर बारिश कभी भी हो सकती है, तो बारिश से बचने के लिए कुछ इस तरह के प्राकृतिक हट्स बनाए गए हैं जो कि यहाँ के लोकल ट्रेडिशन को भी दर्शाते हैं और हमारी रक्षा भी करते हैं रेन से। तो इन सभी स्थानों को देखने के बाद अगर आप अंडमान घूमने का विचार कर रहे हैं तो अब मैं आपको जानकारी देता हूं कि कैसे आप अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन कि आप अपनी जर्नी स्वयं ही प्लान करें, सारे अरेंजमेंट स्वयं ही करें और उसके बाद अंडमान घूमें। इसके लिए आपको इन इलाकों की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। और दूसरा ऑप्शन जो कि आपके लिए बहुत ही किफ़ायती और आरामदायक हो सकता है वो है टूर पैकेज लेने का, जिसमें कि कोई भी अरेंजमेंट आपको स्वयं नहीं करना होता। सारे अरेंजमेंट ट्रैवल कंपनी, ट्रैवल एजेंसी आपके लिए करके देती हैं, जिससे कि आप बिल्कुल फ्री माइंड होकर अपने हॉलीडेज़ को एंजॉय कर सकते हैं। और इन्हीं बेनिफिट्स को देखते हुए हमने भी एक ट्रैवल पैकेज बुक किया था वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ, जिसकी मदद से हमने ये सारे स्थान घूमे। लेकिन हमारा जो ट्रैवल ड्यूरेशन था, यानी कि जो हॉलीडे पैकेज था, वो 6 नाइट 7 डेज़ का था, जिसमें पोर्ट ब्लेयर
क्लियर, हैवलॉक आइलैंड, नील आइलैंड, बारातंग आइलैंड, रॉस आइलैंड, ये सभी स्थान उसमें इंक्लूडेड थे। लेकिन इनमें से केवल हमने अभी 3 आइलैंड्स ही देखे जो कि थे बारातंग आइलैंड, रॉस आइलैंड और नॉर्थ बे आइलैंड। पैकेज में आपको कई सारी चीज़ें इंक्लूडेड मिलेंगी, जैसे कि आपका अपना पर्सनल व्हीकल होगा जिससे कि आप सारे साइट सीन्स करेंगे, साथ ही आपका होटल 3 स्टार 4 स्टार कैटेगरी के आपको होटल मिलेंगे, ब्रेकफास्ट इसमें इंक्लूड मिलेगा, जितने भी फेरी के टिकट्स हैं या कार के टिकट्स हैं या ट्रांसपोर्ट के कोई भी टिकट हैं वो सभी इसी में इंक्लूड रहते हैं। पैकेज के रेट्स सीज़न वाइज बदलते रहते हैं, तो करंट रेट्स के लिए आप वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी ट्रैवल डेट के अनुसार अपना हॉलिडे पैकेज ले सकते हैं। और अब हमारे एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हमने अंडमान ट्रिप के दौरान बहुत एंजॉय किया, हमें बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ इस पैकेज के दौरान मिली। अगर आप भी चाहें तो हमारी तरह वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ अपना अंडमान पैकेज बुक कर सकते हैं। कंपनी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, साथ ही पिन्ड कमेंट में हमने उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स पिन भी कर दिए हैं, तो वहाँ से आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना पैकेज बुक कर सकते हैं। तो ये है अंडमान के कुछ बेहतरीन एडवेंचरस टूरिस्ट प्लेसेस जिन्हें घूमकर हमें काफ़ी अच्छा लगा। आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है आगम सिंह सिसोदिया, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है।